बिहार एक्सप्रेस पटना में है और देखिए दीघा के विधायक जी चल के आ गए हैं बिहार एक्सप्रेस के पास में। तो चलिए बस के अंदर लेके चलते हैं सर को और दीघा की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर बातचीत करते हैं। आइए सर। वहीं आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है कि पिताजी भी बीजेपी के बड़े नेता थे, राज्यपाल रहे हैं, बेटा विधायक है, छोटे भाई की जो पत्नी है उसे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला था, भाई जो हैं वो भी कहीं पे डायरेक्टर हैं, उनको भी नियुक्त किया गया है। हम तो केवल यही कहते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं, जो लड़ रहे हैं, वो अनुभव करे भले क्षेत्र का। दीघा में कौन कौन से विकास कार्य किए विधायक जी, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग कह रहे हैं उनसे कभी पूछा जाएगा कि उन लोगों ने कभी राजीव नगर के लिए कभी ध्यान दिया है क्या? राजीव नगर के लिए धरना किया है, एक चिट्ठी भी दिया है क्या? इसलिए कि जहाँ जहाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है हमने किया। तो नेपाली नगर के सेगमेंट के बगल में वहाँ संपर्क का निर्माण का है। गर्दनी बाग में जाएंगे तो गर्दनी बाग के तरफ जो बाबू बाजार के तरफ है। वैसे तो आप बहुत काम गिराएंगे, लेकिन हमें 3 प्राथमिक कार्य बताइए कि जब आप फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे तो 3 कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करेंगे? उन योजनाओं को नीचे तक और सफलीभूत और सकारात्मक दृष्टिकोण से नीचे पहुंचाने का काम करें। क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक जी, कितने दिन रहते हैं लोगों के बीच में? सुबह 5 बजे भी आ सकते हैं, रात के 12 बजे भी आ सकते हैं, जब आना है तब आ सकते हैं। इससे खुला दरवाजा किसी का नहीं है। बीच में एक बार ट्राई करेंगे चुनाव के बाद, अगर ये विधायक जी बन गए तो देखते हैं कि विधायक जी कितना मिलते हैं हमसे। तो दीघा से 2 बार के भाजपा विधायक संजीव चौरसिया पॉडकास्ट ऑन व्हील्स में बस में जो स्टूडियो बना है वहां पर आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बार जो है आप चुनाव जीत चुके हैं, अब क्या हैट्रिक की तैयारी है? निश्चित तौर पर पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया, हम तो संगठन के कार्य में बचपन से लेकर, संघ से लेकर, विद्यार्थी परिषद से लेकर, युवा मोर्चा से लेकर पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने की मौका दीघा विधानसभा का दिया और सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से जीते भी। ये जनता का स्नेह है। और तीसरी बात, केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद है, प्रांतीय नेतृत्व को और एनडीए के सभी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो सेवा का मौका दीघा का दिया है, उसके लिए धन्यवाद भी है, साधुवाद भी है। इस बार हालात थोड़े से अलग हैं। आप तो हैं ही मैदान में, आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी सीपीआई भी है ही, साथ में जनसुराज के भी उम्मीदवार जो हैं वहाँ से ताल ठोक रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है वहाँ पर। ऐसे में कितना कॉन्फिडेंस है आपको? हम तो केवल यही कहते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं, जो लड़ रहे हैं, वो अनुभव करे भले क्षेत्र का। अनुभव क्षेत्र का जरूरी है। क्षेत्र का अनुभव नहीं है, क्षेत्र का अनुभव करे, बस इससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और समाज आंदोलन में, चाहे समाज के कर्तृत्व में उनकी अगर इतिहास के बारे में बात करेंगे, समाज में कितना समय दिए, समाज के कौन सा सामाजिक काम किए, ये पहले पूछा जाए ना। मैंने तो 1 मिनट में बता दिया कि बचपन से लेकर संघ, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, राष्ट्रीय नेतृत्व, सब भूमिका में रह के समझने का काम किए, तब जाकर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप संघर्ष, सेवा, समर्पण से करते हैं, तो उसका जो स्पार्क रहता है। अटल पथ आप जो देख रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व डबल इंजन की सरकार का है, जहां बस लगाए हुए हैं, उसके विजन देख रहे हैं। ये सब हम लोग पहले से ही इस मिशन को उठाते रहे हैं। और मैं तो विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता रहा हूँ। उस समय लालू के रीजन के मैं देखा हूँ कि किस प्रकार से लाठियाँ खाकर और आंदोलन करके 1-1 साल में 4-4 बार बंद कराते थे। मधुबनी गोलीकांड, दलसिंह सराय गोलीकांड। तो एक छात्र राजनीति की जो स्वामित्व पूरी तरह से क्षेत्र को समझने का जो मौका मिला है, उसके बाद जाकर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो वो जो दर्द रहेगा, वो जो मिशन रहेगा, तब तो जनता इतने मतों से जिताती है। इसलिए जो प्रत्याशी है वो पहले क्षेत्र का अनुभव करे, तो फिर आगे। कितनी व्यस्तता है इस समय में? कितना देर सो पाते हैं? कितना देर परिवार को समय दे पा रहे हैं? परिवार का तो सब परिवार के लोग लगे रहते हैं, पर परिवार का दीघा तो अपने आप में परिवार का है। यहाँ के स्थानीय हैं, यहीं पले बढ़े पढ़े, यहीं सेंट माइकल स्कूल है, वहीं से हमने पढ़ा। पटना से हमने पीएचडी किया, या एमबीए किए बल्कि पटना यूनिवर्सिटी से, फिर हमने पीएचडी किया, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। तो संघर्ष और लड़ाई, ये लड़ाई और पढ़ाई, ये दोनों मेरे जीवन में लगातार और निरंतर चलते रहा। तो स्वाभाविक रूप से दीघा विधानसभा एक परिवार की तरह है, हरदम 24/7 की तरह हरदम काम करते रहे, वो चुनाव रहे ना रहे। बात परिवार की हुई है। भाजपा परिवारवाद पर खूब मुखर होकर बोलती है, उसका विरोध करती है। वहीं आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है कि पिताजी भी बीजेपी के बड़े नेता थे, राज्यपाल रहे हैं, बेटा विधायक है, छोटे भाई की जो पत्नी है उसे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला था, कोई छोटे लेवल पे ही था, भाई जो हैं वो भी कहीं पे
डायरेक्टर हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। तो सब ऐसे आरोप आप पे भी लगते हैं परिवारवाद के। वो आरोप की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि पिताजी का त्याग आप शायद नहीं जानते हैं। राज्यपाल रहे हैं तो 74 आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहा है, तो हम लोग का घर रहा है। 9 महीना तक इतने सब कुछ होते हुए भी हम लोग के परिवार ने संपत्ति दे के विचार परिवार को आगे बढ़ाया है। लेकिन राजनीति में दे के करने वाले लोग परिवार देश के अंतर्गत कम है, तो उसमें से हम लोग का परिवार है जो हर विचार को, हर विपत्ति पे इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग विचार के लिए हैं। जनप्रतिनिधि विधायकी जो पार्टी तय करती है वही करते हैं। तो एक विचार और आइडियोलॉजी के लिए संघ के माता जी आज नहीं है, आज वो माता जी को जब मैं याद करते हैं तो किस प्रकार के 74 के आपातकाल में मसाला पीस कर और 9 महीना आपातकाल की गुप्त बैठकें घर में होती थी, तो ये परिवारवाद की क्या श्रृंखला देंगे। जब मैं 74 आंदोलन के बाद 94 आंदोलन का मैं मुखिया रहा हूँ, कितने आंदोलन खाए, कितने लाठी खाए, किसने खाया, किसी ने खाया है क्या। आज मैं कह सकता हूँ कि इस पीढ़ी का सबसे ज़्यादा लाठियाँ खाकर संघर्ष करके आज इस विधायकी के प्रणाली में आए हैं। तो 94 आंदोलन के पूरे लालू के रीजन के 12 साल तक सड़कों में संघर्ष किए। युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री रहे, पूरा देश हमने घूमा, उत्तर प्रदेश के सब प्रभारी रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे पार्टी के, और ऊपर से सभी प्रकार की डिग्रियाँ, MBA, असिस्टेंट प्रोफेसर सब। तो ये पढ़ाई या लड़ाई हरदम करते रहे। इसलिए जो प्रश्न उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि सामाजिक सरोकार उनका क्या रहा है। मैं तो सामाजिक सरोकार का पन्ना मैं कह सकता हूँ दरीची दे दान का। मैंने अपने जीवन का तो शरीर दान कर दिया कि मरणोपरांत शरीर दान, मरणोपरांत अंग दान सब किया। मैं तो खाद्यान्न व्यवसायी संघ का अध्यक्ष हूँ, आर्य समाज का प्रधान हूँ। हर चीज़ को सामाजिक सरोकार से आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। इसीलिए जिनको जो नहीं है वो अपनी छोटी छोटी बातों को कह के संतुष्ट करने का काम करते हैं। दीघा में कौन कौन से विकास कार्य किए विधायक जी, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? आज सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड है कि दीघा 10 साल पहले का अरब का दीघा में अंतर है। जो आप देख रहे हैं तो सबसे बड़ा रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आप जल्द से जल्द आप देखेंगे कि पूरा होगा। उसकी स्वीकृति भी हो गई है। साथ ही साथ 181 करोड़ का जो नाला का निर्माण और लगभग 100 करोड़ का बाबा चौक का निर्माण था। राजीव नगर से दीघा का जो निर्माण नाला का, बाबा चौक का रवि चौक होते हुए आनंदपुरी तक, वन विभाग तक से लेकर राजापुर तक का नाला का निर्माण जल्द से जल्द होगा। 28 से 30 किलोमीटर का RCD सड़क, बिहार के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि पटना में इंटरनल सड़कों का निर्माण हमने करवाया, बड़ा से बड़ा। 1024 एकड़ के राजीव नगर का जो मामला है उसके संघर्ष के साथ किया। चलते हुए गोलियां, जब उस समय चल रही थी गोली, तो हम एक विधायक के नाते भी खड़े रह कर कहे कि पहले गोली कोई चलेगी तो विधायक संजीव चौरसिया पे चलेगा। उसमें जनता को बचाने का काम, धरना दिए, प्रदर्शन दिए कि जल्द से जल्द जमीन का लगभग हल हो चुका है। और मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, जनता को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जीतने के बाद तुरंत जल्द से जल्द इसका परिणाम और परिणति निश्चित तौर पर निकलेगा। सभी ये बात कर रहे हैं राजीव नगर और नेपाली नगर की समस्या हल नहीं हुई, ये विधायक जी का बड़ा फेल्योर है, अभी भी कह रहे हैं आपकी होगा ही। ये केवल एक विधायक के विषय से नहीं होता, इसके लिए कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, इसके लिए सब स्वीकृति होती है। जो लोग कह रहे हैं उनसे कभी पूछा जाएगा कि उन लोगों ने कभी राजीव नगर के लिए कभी ध्यान दिया है क्या, राजीव नगर के लिए धरना किया है, एक चिट्ठी भी दिया है क्या। मैं तक कह सकता हूँ कि इतने गोलियां जब चलती है, चाहे उसके संघर्ष के गाथाएं होती हैं, धरना होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते भूमिका निश्चित तौर पर तय करते हैं, कभी पीछे हटने का काम नहीं करते। और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि सकारात्मक परिणाम आ गया है, पर टेक्निकल कारण से रुक गया था आचार संहिता का, और 1 महीना के अंदर जरूर परिणाम होगा। यह आश्वासन आपके माध्यम से जरूर हम देना चाहेंगे। मरीन ड्राइव पर हम हैं विधायक जी, मरीन ड्राइव पर हम बैठे हैं। मरीन ड्राइव को लेकर आप लोग अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं कि हमने पटना में मरीन ड्राइव दे दिया, लेकिन वहां से लेके गंगापथ, JP गंगापथ, यहाँ से लेके वहां तक जाएंगे जहाँ तक दुकान है, हमको टॉयलेट की संख्या दिखी ही नहीं। अभी महिलाओं को कितनी दिक्कत होगी, महिलाओं के दुकान है, कई लोग अपनी महिला मित्र के साथ घूमने के लिए यही जगह बचाए तो वहीं आते हैं, तो सोचे कितनी दिक्कत हो। इसके लिए हमने ही पहल किया था, हमने दिया भी था, और इसके पहल का परिणाम हुआ है कि जो सेगमेंट है, आप देख रहे हैं कि जो सेगमेंट अलग अलग दुकानों का है वो बन रहा है, तो विधिवत अलॉटमेंट हो रहे हैं। तो टॉयलेट्स की जो व्यवस्था है, चूँकि उसके पूरे सेगमेंट का जो सेगमेंट अभी पूरा एक स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, इसके सकारात्मक स्वरूप अभी आ रहे हैं, जबकि जल्द ही इसका पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। जो मैंने कहा रिवर फ्रंट का है, पार्क का है, सब चीज़ इन प्रोसेस से बनने, ठीक है, और वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। एक और समस्या आपके इलाके के लोगों ने हमें बताई कि विधायक जी से कही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बड़ा बुरा है, हमारे क्षेत्र में है IGIMS,
लेकिन हम लोग वहाँ पर अच्छे से इलाज नहीं करवा पाते हैं, बड़ी पैरवी लगवानी पड़ती है, या एमएस हो या पीएमसीएच हो। तो एक हमारे लिए अपना यहाँ पे एक प्राइमरी अस्पताल होना चाहिए जहाँ हम अपना इलाज करवाएं। जिनको नहीं जानकारी है वो कह सकते हैं कि जानकारी कर ले कि दीघा में पर्याप्त प्राइमरी अस्पताल है। इसके रिनोवेशन के लिए भी, अलग अलग हॉस्पिटल्स के निर्माण के लिए भी बहुत जगह, इसके वेलनेस सेंटर के लिए भी जगह जगह खुली भी है। और उन जगह के साथ साथ जो आईजीएमएस की बात है, आईजीएमएस इतना बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है, इसको पीठ थपथपाने के बजाय जो है इसके नकारात्मक परिणाम की जो पहल कर रहे हैं, आज वहाँ क्या नहीं है, वहाँ ऑर्गन से लेकर, आई से लेकर हर प्रकार का सेंटर जो है, लेकिन कैंसर से कहाँ लेकर लोगों सब को बन इलाज गया है। मिल पाता है? पूरे बिहार से लोग आते हैं। अभी और इन प्रोसेस है। 15 दीघा से के लोग बेड सिर्फ आईजीआईएमएस और पीएमसीएच पर निर्भर नहीं रह नहीं, सकते। आप तो देखेंगे तो सभी सेंटर पर लगभग शास्त्री नगर के जगह देखिए, एक डेडिकेटेड ऑर्थो के लिए शास्त्री नगर में आ गया। तो जहां भी आप देखेंगे, जिस जगह पे देखेंगे, हॉस्पिटल के लिए छोटे छोटे जो सेंटर हैं वहां खुले हैं। तो चूंकि जमीन की उपलब्धता की भी आवश्यक है, हॉस्पिटल तो कहीं नहीं खुल जाएगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, जन के लिए उपलब्धता नहीं हो पा रही है, किसी का एनओसी नहीं मिल पा रहा है। हम तय कर लें कि खुलना है तो खुलेगा नहीं, जमीन की उपलब्धता होगी तभी खुलेगी। तो स्वाभाविक रूप से जमीन की उपलब्धता के बाद उसकी स्वीकार्यता अलग अलग प्रकार से बनती भी है। और जितने प्रकार के स्लम है, उस स्लम में भी हमने पूरा प्रयास किया है कि उस सेंटर पर बने और स्वास्थ्य केंद्र का लाभ निश्चित तौर पर मिले। एक और समस्या लोगों ने बताया कि जल जमाव की बड़ी समस्या है। बारिश होती है, दीघा डूबने लग जाता है, सड़कों पे पानी आ जाता है। पहले हुआ करता था, अब बहुत सारे परिणाम ठीक हुए हैं, इसलिए कि जहाँ जहाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है हमने किया। जैसे कि आप देखेंगे कि नेपाली नगर का बहुत सेगमेंट उधर था, तो नेपाली नगर के सेगमेंट के बगल में वहाँ संप हाउस का निर्माण का है। गर्दनी बाग में जाएंगे तो गर्दनी बाग के तरफ जो बाबू बाजार के तरफ है, वहाँ हमने पावर को बढ़ाने का काम किया। तो इस चीज़ का अनुभव हमें हुआ कि जल जमाव जो है किसी न किसी कारण से, संप हाउस कारण से समय पे नहीं चल पाता था, तो उसके पावर बढ़ाने का हमने काम किया। गोसाई टोला का पावर, उसको बढ़ाने का काम किया। ड्रेनेज जो है बुडको के माध्यम से दीघा वाले रोड में हो चाहे नेहरू नगर वाले में हो, सब जगह हमने ठीक कराने का काम किया। स्वाभाविक रूप से कुछ काम निगम का होता है, कुछ प्रशासनिक का होता है, कुछ बुडको के माध्यम से होता है, कुछ आरसीडी के माध्यम से होता है। आने वाला समय में आपको बता दें कि जिस जगह आप बैठे हैं, पटना का सबसे बड़ा एसटीपीआई सेंटर अगर कोई है तो वो दीघा में है। उस समय मेरे ही प्रयास से, यहाँ सबसे छोटा आ रहा था, मेरे ही प्रयास से सबसे बड़ा एसटीपीआई सेंटर यहाँ खुला है। हमको याद है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब माननीय प्रधानमंत्री थे, तो उस समय के बाद जब प्रोजेक्ट का चला तो नमामि गंगे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम दिखाई देगा। और दीघा में आने वाला समय में जो आप गंगा का पूरा किनारा देख रहे हैं, जो शिप की जो मेंटेनेंस के हुआ करते थे, तो उसके लिए भी यही स्वीकृति मिली है वाटर इनलेट की तरफ से, वो शिलान्यास हो गया है। वो बड़े बड़े जहाज़ों के निर्माण के लिए यहाँ पर जगह खुलेगी, रोजगार के आयाम आएंगे। साथ ही साथ सेंट्रल स्कूल दीघा में केंद्र के कैबिनेट में आप भी जानते होंगे कि उसकी स्वीकृति मिली है। तो हर चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीघा बहुत विकास हुआ है, विकसित हुआ है। अब क्या प्लान है आने वाले समय में तमाम बातों की? अगर मैं आपसे पूछूं कि वैसे तो आप बहुत काम गिनाएंगे, लेकिन हमें 3 प्राथमिक कार्य बताइए कि जब आप फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे तो 3 कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करेंगे? सबसे पहला काम हमने कहा कि 1024 एकड़ का जो राजीव नगर के बाद के लिए मैंने संघर्ष किया है। हाँ। संघर्ष किया है तब मैं बोलने की स्थिति में हूँ, नहीं किए रहते तो नहीं बोलते कभी। जब से प्रारंभ से आया हूँ, एजेंडा को मैंने मान के किया है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते जितना कर सकते हैं उसका किया है, और परिणाम सकारात्मक निश्चित तौर पर दिखाई देगा। एक हो गया। दूसरा परिणाम जो रिवर फ्रंट की मैं जो बात कर रहा हूँ, उससे रोजगार के सृजन बहुत होंगे। मैं देख सकता हूँ लंबा विजन जो रिवर फ्रंट जैसे साबरमती के तट पर आप देखते हैं, उसी प्रकार से ये क्षेत्र विकसित हो सकता है पूरी तरह से। वो हम आज से नहीं, लगभग 3-4 साल से लगे हुए हैं, उसका एक परिणाम आपको दिखाई देगा। और अलग अलग प्रकार से जो शिक्षा के लिए, जो अलग अलग प्रकार से स्वास्थ्य के लिए जितनी जो आवश्यकता है, प्रचुर आवश्यकता है, जमीनों की उपलब्धता के नहीं होने के बाद भी वेलनेस सेक्टर के अलग अलग आयाम हैं, उन आयामों को बढ़ाने का काम जो हमने किया है उसको और प्रयास तक करके नीचे तक बढ़ाएंगे। और तीसरा जो है, जो पार्कों के लिए, जो वृद्धजनों के लिए सरकार ने बहुत सारे संयोजन किया है। सरकार ने बहुत सारे जो उपलब्धियां अलग अलग प्रकार से पेंशन योजना से लेकर बढ़ाने का काम किया है, उनको नीचे तक काम मिले। जैसे जीविका के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को 10,000 मिला है और 2 लाख मिलेगा।
तो उन आयामों को नीचे तक सशक्तिकरण के लिए आवाज नीचे तक पहुंचे, उसके लिए पूरी तरह से प्रयास मेरा होगा। और जितना लाभ के राज्य और केंद्र की तरफ से मिला है उन लाभों को नीचे तक पहुंचे, 125 यूनिट से लेकर फ्री से लेकर आयुष्मान से लेकर राशन से लेकर जो भी है। तो दीघा या एक विधायक जो है वो सरकार के पक्ष का भी कार्य प्रणाली का एक अंश है, केंद्र की योजनाओं का भी एक अंश है। उन योजनाओं को नीचे तक और सफलीभूत और सकारात्मक दृष्टिकोण से नीचे पहुंचाने का काम करेंगे। क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक जी? कितने दिन रहते हैं लोगों के बीच में? कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि विधायक जी नहीं रहते हैं, मिलते नहीं जाते हैं। कहाँ है, हाँ। यही क्षेत्र में रहना है। घर में कोई भी आते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं। हाँ। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवास के क्रम संगठन के जो रहते हैं उसको करने का भी काम करते हैं। जहाँ जैसी जो आवश्यकता रहती है तो क्षेत्र में तो लगातार सुबह से रात तक मिलने का अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो संजीव चौरसिया अगर आम करता दिनों है। में हम आपसे मिलना चाहें आराम तो से हम मिल सुबह- लेंगे। सुबह 5 बजे भी आ सकते हैं, रात के 12 बजे भी आ सकते हैं। जब आना है तब आ सकते हैं, इससे खुला दरवाजा किसी का नहीं है। आप जब चाहिए जब आ सकते हैं। अपना जो परिवार है, पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के काम करते हुए ये वाला परिवार है। बीच में एक बार ट्राई करेंगे चुनाव के बाद, अगर ये विधायक जी बन गए तो आराम देखते हैं कि विधायक जी से। कितना मिलते हैं हमसे। विधायक सेवा के लिए है, ये सबसे बड़ी बात रखा तो जाए। इसमें कितनी सच्चाई है कि इस बार जो है आपकी सीट पर जेडीयू भी दावा ठोक रही थी? कोई दावा और इसकी विषय इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि जो स्थानीय व्यक्ति लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं वास्तव में टिकट को और लेकर आश्वस्त हैं आप? एकदम आश्वस्त प्रारंभ से थे। जिनमें सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जीतने वाला सिर्फ दिखा रहा है। हम ये जानते हैं कि जनता के बीच में आपको बता दें कि कोरोना काल में मैं देश का दूसरा विधायक हूँ कि जो ट्रायल वैक्सीन हमने लिया। बिहार का तो पहला हूँ ही, क्योंकि एम्स के लोगों ने बोला कि कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक ट्रायल वैक्सीन नहीं लिया। तो हमने कहा कि माननीय मोदी जी ने जो वैक्सीन निकाला है कोविड कोविशील्ड हो तो मैं जरूर लूंगा। और मैंने बताने का काम किया देश के अंतर्गत सभी को। तो ये चैलेंज के रूप में समाज को हमने चैलेंज के रूप में समाज का सेवा जो है वो इनहेरेंट है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो लोग पॉलिटिकल दृष्टि से केवल वो देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अंतर अपने आप में दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद विधायक जी इतना समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड लक। आप थैंक्स। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो विधायक संजीव चौरसिया थे जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, दीघा के विकास पर बातचीत की, दीघा के समस्याओं पर बातचीत की। अगर विधायक जी को तिबारा मौका मिलता है तो विधायक जी क्या क्या करेंगे इन्होंने भी बताया। बहरहाल हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।